नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग 19वीं और 20वीं सदी में भारत में हुए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों को समझने का प्रयास करेंगे। यह सेशन सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग ब्रह्म समाज तथा पश्चिम और दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के प्रसार के कारण प्रार्थना समाज, वेद समाज जैसे संगठनों तथा राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, महादेव गोविंद रानाडे जैसे विचारकों एवं समाज सुधारकों के विषय में जानने के अतिरिक्त भारत में ब्रह्म समाज के विस्तार को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। सेशन आरंभ करने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे दिया है। आगे बढ़ने से पूर्व हम लोग समाज सुधार आंदोलन क्या है तथा उसके कारणों को पहले समझ लेते हैं। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियां जैसे बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जाति प्रथा, बहुदेववाद, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, मूर्ति पूजा, कन्या शिशु हत्या जैसी विभिन्न सामाजिक कुरीतियां भारतीय समाज को जकड़ी हुई थी। ये सारी सामाजिक और धार्मिक बुराइयां मानवीय भावनाओं और मूल्यों के अनुकूल नहीं थे और इन्हीं कुरीतियों के विरुद्ध जब प्रबुद्ध भारतीयों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे, दयानंद सरस्वती आदि ने भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार करने का प्रयास किया तो उसे हम लोग सामाजिक आर्थिक समाज सुधार के नाम से जानते हैं। भारत में इन आंदोलनों का जो मुख्य रूप से वर्गीकरण किया गया है, इसे दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है सुधारवादी आंदोलन, जिसके अंतर्गत ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ आंदोलन को रखा जाता है, और दूसरा आंदोलन था पुनरुत्थानवादी आंदोलन, इसमें आर्य समाज और देवबंद आंदोलन को हम लोग शामिल कर सकते हैं। इसके पश्चात वो कौन से कारक थे जिन्होंने इन सुधार आंदोलनों को भारत में जन्म दिया, तो इसके काफी कारण थे। यहाँ हम संक्षेप में मूल रूप से 5-6 कारणों पर नजर डालेंगे। तो पहला था हमारा भारतीय धरती पर औपनिवेशिक सरकार की उपस्थिति, दूसरा है धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां, तीसरा महिलाओं की निराशाजनक स्थिति, चौथा है शिक्षा का प्रसार और बढ़ती वैश्विक जागरूकता, और पांचवा बाहरी दुनिया के बारे में जागरूकता। तो जब भारत पर अंग्रेजी सत्ता की स्थापना होती है तो अंग्रेज भारत में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त आधुनिक विचारों जैसे स्वतंत्रता, आपका समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र, न्याय जैसे आधुनिक जो विचार थे इससे भारतीय परिचित हुए तथा भारतीय समाज पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने जो प्राचीन भारतीय इतिहास, दर्शन, विज्ञान, धर्म और साहित्य का अध्ययन करना उन्होंने प्रारंभ किया तो उन्हें भारत के अतीत गौरव को जानने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने भारत के अतीत गौरव को उजागर किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय लोगों में अपनी सभ्यता पर गर्व की भावना पैदा हुई और उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जो प्रथाएं वर्तमान समय में प्रचलित हैं वह प्रथाएं प्राचीन काल में तो थी ही नहीं। तो इसने सभी प्रकार की जो अमानवीय प्रथाएं थी और अंधविश्वास थे उनके खिलाफ धार्मिक और सामाजिक सुधार के संघर्ष के लिए इन सुधारकों की मदद की। वहीं इस दौरान राष्ट्रवादी भावनाएं, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रवादी भावनाओं में भी इस दरमियान काफी बढ़ोतरी होती है और नई आर्थिक ताकतों का उदय हुआ, शिक्षा का प्रसार होता है, आधुनिक पश्चिमी विचारों और संस्कृति का प्रभाव तथा दुनिया में बढ़ती जागरूकता जैसे कारकों ने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को प्रारंभ करने में सुधारकों की सहायता की और भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ हुए। भारत के प्रथम सुधार आंदोलन के रूप में ब्रह्म समाज को जाना जाता है, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को
भारत के प्रथम समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की गई थी। इस समाज का जो मूल उद्देश्य था, हिंदू समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों जैसे कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, छुआछूत या मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद आदि का विरोध करना था। वहीं ब्रह्म समाज ने विधवा विवाह, स्त्री पुरुष समानता, एकेश्वरवाद को बढ़ावा, अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा और मानववाद पर अधिक बल दिया था। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि ब्रह्म समाज के ट्रस्टी डीड में, जिसे हम लोग ब्रह्म समाज का प्रन्यास पत्र के रूप में जानते हैं, उसमें उल्लिखित किया गया था कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व है वह रामचंद्र विद्यावागीश तथा द्वारकानाथ टैगोर करेंगे। ये इन दोनों व्यक्तियों का नाम ब्रह्म समाज के ट्रस्टीशिप डीड में या प्रन्यास पत्र में लिखा गया था। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व रामचंद्र विद्यावागीश तथा द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। यहाँ पर हम लोग राजा राम मोहन राय के जीवन वृत्त और उनके कृत्यों और कृतित्वों को एक बार देख लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म था वह 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा पटना और वाराणसी में हुई थी तथा इनके पिता बंगाल के नवाब के दीवान थे और वहीं पर इन्हें बंगाल के नवाब के द्वारा राय राया की उपाधि दी गई थी। 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रंगपुर कलेक्ट्रेट में नौकरी की, परंतु 1814 ईस्वी में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी, लैटिन, फ्रेंच, यहूदी, ग्रीक, अंग्रेजी आदि 12 भाषाओं का अध्ययन किया था। वह इन सारे भाषाओं के ज्ञाता थे। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के द्वारा भारत में कई उल्लेखनीय कार्य किए गए, जिसके कारण राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का जनक, ध्यान रखिएगा, पत्रकारिता का जनक या उसका अग्रदूत माना जाता है। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मूर्ति पूजा के विरोध के लिए तुफात उल मुवाहिदीन, या जिसे हम लोग एकेश्वरवादियों का उपहार या गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट के नाम से जानते हैं, उसकी रचना की। वहीं इन्होंने ईसाई धर्म का अध्ययन करके ईसाई धर्म पर एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वह लंदन से 1823 ईस्वी में जॉन डिग्बी के प्रयासों से इसका प्रकाशन संभव हो पाया था। वहीं इन्होंने बांग्ला भाषा में प्रकाशित तथा संकलित प्रथम भारतीय समाचार पत्र संवाद कौमुदी का संपादन 1821 ईस्वी में किया था और उन्होंने संवाद कौमुदी के माध्यम से ही सती प्रथा का घोर विरोध किया था। आखिर राजा राम मोहन राय इस प्रथा का विरोध क्यों करते थे? तो इसका कारण था कि जब 1811 ईस्वी में इनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु होती है तो इनकी भाभी अलका मंजरी को सती होना पड़ा था और राजा राम मोहन राय इस निर्णय के खिलाफ थे कि उनकी भाभी को सती नहीं होना चाहिए। इसलिए सती प्रथा के विरोध में उन्होंने काफी काम किया। इसके अतिरिक्त 1821 में ही उन्होंने बंगाली में प्रज्ञा चांद का भी प्रकाशन किया था। वहीं 1822 ईस्वी में इन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार की स्थापना की और इसके साथ ही उन्होंने भारत में पत्रकारिता की नींव डाली थी। साथ ही उन्होंने अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मानिकल मैगजीन तथा वैदिक ज्ञान विज्ञान के अध्ययन हेतु वेद मंदिर पत्र का संकलन भी या प्रकाशन भी करना प्रारंभ किया था। इन पत्रों के अतिरिक्त राजा राम मोहन राय ने बंगला व्याकरण तथा हिंदू उत्तराधिकार नियम नामक पुस्तक का भी प्रकाशन किया था। 2 पुस्तक हैं, एक है बंगला व्याकरण और दूसरा हिंदू उत्तराधिकार नियम का प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। वहीं हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने अत्यधिक कार्य
किए थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में 1817 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो कालांतर में कलकत्ता में ही प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया। वहीं 1825 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों के लिए इन्होंने कई सामाजिक संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें पहली संस्था थी आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना 1814 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। इस संगठन में द्वारिका नाथ टैगोर भी शामिल थे। वहीं 1816 ईस्वी में ही कलकत्ता में वेदांत सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। 1821 ईस्वी में कलकत्ता एकतावादी समिति की स्थापना की और अंत में 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म सभा के रूप में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि जब इस समाज की स्थापना की गई थी तो इसका नाम ब्रह्म सभा था। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित कर दिया था। इनके अन्य कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य है कि 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बनाए गए सती प्रथा विरोधी कानून को बनाने में उन्होंने विलियम बेंटिक की सहायता की थी और 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा के विरुद्ध नियम 17 के तहत एक कानून बनाया गया। नियम 17 के तहत एक सती प्रथा विरोधी कानून बनाया गया था। वहीं इन्होंने 1827 के जूरी एक्ट का भी विरोध किया था, जिसमें हिंदू और मुसलमानों में भेद करने का प्रावधान किया गया था। इनके कार्यों के कारण भारत में इन्हें कई प्रकार की उपाधियां दी गई हैं। तो इन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारत में सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत का पिता, नवदिन प्रातः का तारा आदि की उपाधियां इन्हें इनके कार्यों के कारण दी गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें युगदूत की उपाधि दी गई है और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा, तत्कालीन मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। और 1831 ईस्वी में राजा राम मोहन राय मुगल शासक अकबर के दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भी गए थे। इस दौरे के दौरान ही 27 दिसंबर 1833 ईस्वी को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में डॉक्टर कारपेंटर के घर पर राजा राम मोहन राय की मस्तिष्क ज्वर से मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय के उपरांत ब्रह्म समाज से जुड़े एक दूसरे प्रसिद्ध सुधारक देवेंद्र नाथ टैगोर के विषय में यहाँ पर हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं। तो देवेंद्र नाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर 21 दिसंबर 1843 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की सदस्यता ग्रहण की थी। ब्रह्म समाज में शामिल होने से पहले देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्व रंजनी सभा की स्थापना जोरासाकी कलकत्ता में की थी, जो 1839 ईस्वी में तत्व बोधिनी सभा के रूप में सामने आई। अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन करना प्रारंभ किया और कालांतर में यह जो पत्रिका थी ब्रह्म समाज की प्रमुख पत्रिका के रूप में उभर करके सामने आई। इस पत्रिका के प्रमुख संपादक के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरे थे अक्षय कुमार दत्त, तीसरे थे राजनारायण बोस। ये सारे व्यक्ति जो थे इस तत्वबोधिनी पत्रिका के प्रमुख संपादकों में से एक थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1840 ईस्वी में ब्रह्मा समाज के सदस्यों को धर्म और विज्ञान की शिक्षा देने के लिए तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की। वहीं ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ के भारतीय संस्कृति विरोधी प्रचारों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ब्रह्म
धर्म नामक एक पुस्तिका का संकलन किया तथा इसी पुस्तिका में पहली बार इन्होंने पूजा के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना का भी आरंभ किया था। 1857 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के आचार्य पद पर नियुक्त किया, परंतु केशव चंद्र सेन के अति उदारवादी विचारों के कारण 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को उनके पद से मुक्त कर दिया और वहां पर ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन होता है। यह विभाजन जो था देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद के कारण प्रारंभ हुआ था। इसका कारण क्या था कि केशव चंद्र सेन जो थे वो अति उदारवादी थे और वो ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म से अलग एक नया धर्म मानते थे और ब्रह्म समाज की सभाओं में इन्होंने कुरान, बाइबिल और अन्य दूसरे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करवाना प्रारंभ कर दिया था। परंतु देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही एक समाज सुधार मानते थे और इसे हिंदू धर्म का एक भाग मानते थे। तो इस वैचारिक मतभेद के कारण ही 1865 में ब्रह्म समाज में पहला विभाजन होता है। इसके पश्चात 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के आदि या भारतीय ब्रह्म समाज में एक और विभाजन देखा गया जो शिवनाथ शास्त्री, बिपिन चंद्र पॉल, द्वारकानाथ गांगुली और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में होता है। इस विभाजन का कारण था कि केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के 16 वर्ष के राजकुमार के साथ कर दिया, जिसके कारण साधारण ब्रह्म समाज का निर्माण हुआ और भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। जहां एक ओर केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही 1872 ईस्वी में ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित किया गया था, जिसके अनुसार विवाह की जो न्यूनतम आयु थी लड़कियों की वह 14 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन इन्होंने अपनी 13 वर्ष की बेटी का विवाह कूच बिहार के अल्पवयस्क राजकुमार के साथ में कर दिया था। इस कारण से ही भारतीय ब्रह्म समाज या केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन देखा जाता है। यदि केशव चंद्र सेन की हम लोग बात करें तो केशव चंद्र सेन जॉन द बैप्टिस्ट, ईसा मसीह और सेंट पॉल के जीवन से अत्यधिक प्रभावित थे और इनकी मिशनरी गतिविधियों के कारण पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंबई, मद्रास आदि में ब्रह्म समाज की शाखाओं का विस्तार होता है और वहां पर नवीन संस्थाओं का निर्माण होता है। केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन या जिसे हम लोग संगत सभा के नाम से जानते हैं की स्थापना की और इस सभा के अंतर्गत आध्यात्मिक तथा सामाजिक समस्याओं पर विचार किया जाता था। इन्होंने मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। वहीं ब्रह्म विवाह एक्ट जिसे 1872 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं, इसके प्रमुख प्रावधानों को, इस एक्ट को भी पारित करवाने में केशव चंद्र सेन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक एक अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक पत्र का संपादन किया। इंडियन मिरर भारत का प्रथम अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला प्रथम भारतीय दैनिक पत्र था। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं की भी रचना की, जिसमें तत्व कौमुदी, ब्रह्मा जनमत, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू और प्रवेश आदि प्रमुख थी। इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी की होती है और इनके मृत्यु पर मैक्स मुलर ने कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। क्योंकि हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि केशव चंद्र सेन के मिशनरी गतिविधियों के कारण ही पश्चिम तथा दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज का विस्तार हो पाया था और यहाँ पर विभिन्न संगठनों की स्थानीय स्तर पर स्थापना हुई थी। और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर 1867 ईस्वी में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इसकी प्रेरणा जो है केशव चंद्र सेन से प्राप्त हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना में आत्माराम पांडुरंग की जो सहायता थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे महादेव गोविंद रानडे, आरजी भंडारकर,
एमजी चंद्रावरकर आदि प्रमुख थे। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र में बाल विवाह, स्त्रियों की उपेक्षा आदि का विरोध किया। वहीं इन्होंने विधवा विवाह, विदेशी यात्रा आदि का समर्थन किया था। इन्होंने दलितों, अछूतों, पिछड़ों एवं पीड़ितों की दशा सुधारने के लिए विभिन्न संगठनों की स्थापना की, जिसमें दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ तथा दक्कन शिक्षा सभा प्रमुख है। दक्कन शिक्षा सभा को हम लोग बाद में फर्गूसन कॉलेज के रूप में जानते हैं, फर्गूसन कॉलेज के रूप में जानते हैं। और दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना पूना में की गई थी और इसकी स्थापना में भी महादेव गोविंद रानाडे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि जो प्रार्थना समाज के अनुयायी थे वो नामदेव, एकनाथ, आपका तुकाराम, रामदास आदि की धार्मिक मान्यताओं तथा विचारधाराओं का अनुसरण करते थे और इन संतों के विचारों का इन्होंने आधुनिकीकरण किया था। वहीं ब्रह्म समाज के प्रभाव से ही 1899 ईस्वी में पूना में डीके कर्वे के द्वारा विधवा आश्रम संघ की स्थापना की जाती है। इस संस्था का उद्देश्य था विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। वहीं 1916 ईस्वी में डीके कर्वे ने बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन की जो गतिविधियां हो रही थी दक्षिण और पश्चिम भारत में, तो दक्षिण भारत में इन गतिविधियों के कारण वेद समाज की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक के श्रीधरालु नायडू थे और इन्होंने 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। इनके प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो बी राजगोपालाचार्लू, पीएस चेट्टी और विश्वनाथ मुदलियार जो थे वेद समाज की स्थापना में धरालू नायडू को सहयोग प्रदान कर रहे थे। और 1871 ईस्वी में नायडू ने इसे दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की संज्ञा दी थी। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में वेद समाज को जाना जाता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में जब प्रार्थना समाज या ब्रह्म समाज का विस्तार हो रहा था तो उस समय 1878 ईस्वी में तेलुगु प्रदेश में कई आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, जिसके कारण कई संस्थाओं की स्थापना हुई। वहां पर एक राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक थे वीरेश लिंगम पंतलु। इन्होंने प्रार्थना समाज के विस्तार को आगे बढ़ाते हुए ये तेलुगु प्रदेश में ले गए और राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स के द्वारा इन्होंने तेलुगु प्रदेश में सामाजिक और धार्मिक सुधारों की एक श्रृंखला प्रारंभ की। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में प्रार्थना समाज के विस्तार का जो मुख्य श्रेय जाता है वह श्रेय है दयाल सिंह प्रन्यास को जाता है। और 1910 ईस्वी में इन्होंने दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना करके पंजाब में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का कार्य प्रारंभ किया। यहाँ हम लोग महादेव गोविंद रानाडे के विषय में जान लेते हैं, जो पश्चिम भारत के एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे और पश्चिमी भारत में इन्हें सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत तथा महाराष्ट्र के सुकरात की भी संज्ञा इन्हें दी जाती है। इनका जन्म 18 जनवरी 1842 ईस्वी को महाराष्ट्र के नासिक जिला के निपाद में हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु 1901 ईस्वी में हुई थी। महादेव गोविंद रानाडे बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर रहे थे। ये प्रारंभ से ही प्रार्थना समाज से जुड़े थे और कई संस्थाओं की इन्होंने व्यक्तिगत रूप से स्थापना की, जिसमें पहली संस्था थी पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1870 ईस्वी में पिपुलकर एवं जीवी जोशी के सहयोग से इन्होंने की थी। वहीं 1867 ईस्वी में भारतीय सामाजिक सम्मेलन और 1891 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना महाराष्ट्र में इन्होंने की थी। इनके द्वारा अपने विचारों के प्रचार प्रसार और समाज में जागृति उत्पन्न करने के लिए कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया गया, जिसमें प्रमुख था इंदु प्रकाश का संपादन। इनकी प्रमुख रचनाएं थी सोशल रिफॉर्म्स एंड द राइज ऑफ मराठा पावर, जिसमें इनके विचार हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी एक अन्य कृति है एक आस्तिक की धर्म में आस्था। महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। ये ध्यान रखिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो यह सेशन है न केवल जेएसएससी या जेपीएससी अपितु आने वाले
किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को अत्यंत ही लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ भी शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।